स्टूडेंट्स, हमने जब थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था तो एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि कोई भी रिएक्शन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्यों होती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम इस टॉपिक में पता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्पॉन्टेनिटी से। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे कराने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें एक हॉट और दूसरा कोल्ड होता है, इनको कांटेक्ट में रखते हैं तो हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करता है। या फिर हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो वाटर हमेशा डाउन द हिल ही फ्लो करता है। यदि हमें किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स करना है तो हमें कुछ एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर हमें वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में भेजना है तो हम पंप्स की हेल्प लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्पॉन्टेनिटी और एंथैल्पी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हर सिस्टम अपनी एनर्जी रिड्यूस करके स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम की स्टेबिलिटी सिस्टम की एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम यह कह सकते हैं यदि किसी प्रोसेस में सिस्टम स्टेबिलिटी गेन कर रहा है तो वह स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन एक क्वेश्चन यह भी उठता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अगर सिस्टम एनर्जी लूज़ करता है तो क्या हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने चाहिए और सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होने चाहिए? तो आप अपने आसपास के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में सोचिए और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। इसका जवाब है नहीं। यह ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस हों और सारे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो। इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। हम यह जानते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पे हमें इसे मेल्ट कराने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो यह प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हम यह कह सकते हैं कि एंथैल्पी एक अकेला क्राइटेरिया नहीं होता है जो स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करता है। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मेजर ड्रॉबैक होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बताता है, हमें यह बात नहीं बताता कि कोई भी रिएक्शन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे जाती है। स्पॉन्टेनिटी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए हम एक नया थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी किसी भी सिस्टम के रैंडमनेस का मेजर होती है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इसमें मॉलिक्यूल्स काफ़ी अरेंज्ड हैं, तो हम कहेंगे कि इसकी एंट्रोपी कम है। वहीं दूसरे में देखते हैं तो इसमें डिसऑर्डरनेस थोड़ा बढ़ गया है, तो हम बोलेंगे कि इसकी एंट्रोपी थोड़ी बड़ी है। इस केस में रैंडमनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर एंट्रोपी बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए एंट्रोपी को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होती है, मतलब यह सिस्टम के केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। यदि हम मैटर के डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बात करें तो सॉलिड में रैंडमनेस बहुत ही कम होता है, तो इसकी एंट्रोपी बहुत ही कम होती है। सॉलिड में थोड़ी ज़्यादा और गैस में रैंडमनेस बहुत ही ज़्यादा होता है, तो गैस की एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एंट्रोपी रैंडमनेस पे डिपेंड करती है, तो अगर मैटर का अमाउंट ज़्यादा होगा तो रैंडमनेस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एंट्रोपी को किसी भी रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी में चेंज माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी में चेंज के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की मदद से हम एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 4 प्रोसेसेस दे रखे हैं। हमें बताना है कि किस प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर रही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में
लिक्विड सॉलिड में क्रिस्टलाइज हो रहा है और हम जानते हैं कि सॉलिड की एंट्रोपी लिक्विड से कम होती है, तो इस केस में एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है। वहीं दूसरे केस में हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ साथ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस भी बढ़ जाता है, तो एंट्रोपी इस केस में इंक्रीज़ हो रही है। तीसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो तीसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि रिएक्शन के बाद कुछ गैसियस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो गैसियस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण इस प्रोसेस में भी एंट्रोपी बढ़ रही है। इनिशियली हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैसियस मॉलिक्यूल थे, वहीं रिएक्शन के बाद 2 मोल गैसियस हाइड्रोजन एटम्स मिल रहे हैं, तो गैस के मोल्स बढ़ने के कारण एंट्रोपी बढ़ रही है।